अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। टॉपिक ये लेंथी है लेकिन ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। थियोरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको कॉन्सेप्ट से आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। डेरिवेशन तो इजीली हो जाती है, तो ये थ्योरी कंसेप्ट के साथ ही आप पिक कर सकते हो। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में CROB कहते हैं। कैथोड रे बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को कैथोड रे कहते हैं। स्कोप का मतलब होता है देखना, ओजिलो वर्ड निकले ओजिलेशन से, ओजिलेशन कहते हैं वाइब्रेशन को। तो आप देखें जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है ना। तो ओजिलोस्कोप बेसिकली एक ऐसा ही डिवाइस है जो उन क्वांटिटीज़ को देखती है या उनका ग्राफ प्लॉट करती है जो टाइम के लिहाज से ओजिलेट कर रही हों या चेंज हो रही हों, ठीक है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ वर्सेटाइल हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। वर्सेटाइल का मतलब है कि हर तरह की क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह मैं अपनी हार्ट बीट का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो हम अपने हार्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगा के हार्ट बीट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको एम्पलीफाई करके हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ versatile high speed graph plotting device. It can be used to plot graph of a quantity that changes with time. कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो उसका ग्राफ प्लॉट कर सकती है। इट इज़ कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बिकॉज इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम और कैथोड रे इन इट्स वर्किंग, ठीक है। क्लियर कि आप कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप जो ब्रेन के EEG करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी के यानी ब्रेन की नर्व्स में जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, उसमें आइंस होते हैं तो उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वेरी माइन्यूट होता है तो हम उसे एम्पलीफाई करके उसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं EEG में, तो वो भी वहाँ पे भी CRO ही इस्तेमाल होती है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर इसका प्रिंसिपल हमें डिस्कस करना है। प्रिंसिपल इसका ये है कि ये वर्क करता है बाय डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पास थ्रू टू सेट्स ऑफ प्लेट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। कि ऑसिलोस्कोप में दो प्लेट्स के सेट होते हैं, एक होती है एक्स प्लेट, एक होती है वाई प्लेट। उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की इन दोनों पेयर ऑफ प्लेट्स के दरमियान डिफ्लेक्शन की मदद से हम क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। वो कैसे भी वर्किंग में आपको आइडिया हो जाएगा। तो प्रिंसिपल के इट वर्क बाय डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एज इट पास थ्रू टू सेट ऑफ प्लेट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। अब ये ऑसिलोस्कोप की डायग्राम मैंने बनाई है, बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। इसमें ये सबसे पहले फिलामेंट है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया होता है, जो टंगस्टन मटीरियल का बना होता है। C स्टैंड फॉर कैथोड, G स्टैंड फॉर ग्रिड, और ये तीन आगे नोड लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलामेंट जो है उसमें से करंट गुजारते हैं तो फिलामेंट गर्म होता है। फिलामेंट के हीट अप होने से आगे कैथोड एक मेटल है वो गर्म होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, इमिट करती है बाय थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिलामेंट है वो करंट गुजरने से हीट हो रहा है और उसके हीट होने से कैथोड हीट हो रहा है, इसलिए हम जो कैथोड होता है उसे इलेक्ट्रिकली हीटेड कैथोड कहते हैं। तो फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और ये तीन नोड्स को मिलाकर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, जिसका मकसद होता है इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करना। फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, एंड पे हमारे पास क्या, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। ऊपर ये लिख भी दिया, F स्टैंड फॉर फिलामेंट, C स्टैंड फॉर कैथोड, G स्टैंड फॉर ग्रिड, A1 A2 A3 एनोड्स हैं, S स्टैंड फॉर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, XY डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन गन को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गन के तीन पार्ट हैं। पहले आप बता देना इलेक्ट्रॉन गन का पर्पस है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। प्रिंसिपल और डेफिनेशन जो मैंने बताया वही लिख देना। इलेक्ट्रॉन गन अगले पेज पे डायग्राम के नीचे जो छोटा पैराग्राफ छोड़ने के बाद जो थोड़ा लेंथी पैराग्राफ है वो इलेक्ट्रॉन गन में आएगा, जिसमें आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन गन के तीन पार्ट हैं, इलेक्ट्रिकल हीटेड कैथोड, एनोड्स और ग्रिड। फिर इनका काम आप बताना, इलेक्ट्रिकल हीटेड कैथोड का पर्पस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट करना बाय थर्मियोनिक एमिशन,
कि कैथोड को हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, यानी फिलामेंट में से करंट गुजार के पहले फिलामेंट हीट होगा, फिलामेंट हीट होने से कैथोड हीट होगा और इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। कैथोड ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। फिर ये 3 एनोड जो है, इसका मकसद ये इलेक्ट्रॉन को बीम को एक्सेलरेट करवाना इन दी फॉर्म ऑफ बीम, के इलेक्ट्रॉन को जब वो अट्रैक्ट करेंगे एनोड तो वो बीम की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। और ग्रिड जो है ना, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसका मकसद होता है इलेक्ट्रॉन की तादाद जो स्क्रीन पे पहुंच रही है उसको कंट्रोल करना। ग्रिड का पोटेंशियल अगर ज़ीरो होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से इमिट होंगे स्क्रीन तक जाएंगे, लेकिन अगर हम ग्रिड का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीन तक पहुँच रहे हैं उनकी तादाद कम होती जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रिड जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। और आपको पता होना चाहिए स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म बनती है उसकी ब्राइटनेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, जो स्ट्राइक करती है जाके स्क्रीन पे, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रिड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन को आपने अच्छे से डिस्कशन करनी है कि इलेक्ट्रॉन गन कितने पार्ट्स में मुश्तमिल है और उसका क्या काम है। ठीक है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन जाकर स्क्रीन पे टकराते हैं वो पोर्शन ब्राइट हो जाते हैं। वो ऐसे मटीरियल की बनी थी स्क्रीन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वो क्या हो जाएगा, ब्राइट, फ्लोरिसेंस के फिनोमिना की मदद से। फ्लोरिसेंस हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, उस मटीरियल का नाम होता है फास्फोर जो हम यूज़ करते हैं, मैट्रिक में आपने पढ़ा था। अब इलेक्ट्रॉन गन के बाद आपने डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बारे में बताना है कि CRO में 2 प्लेट्स होती हैं डिफ्लेक्शन के लिए, एक होती हैं एक्स प्लेट्स, एक होती हैं वाई प्लेट्स। जो एक्स प्लेट्स होती हैं ना, उनके दरमियान से जब इलेक्ट्रॉन बीम गुजरेगी तो उसकी डिफ्लेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल, इसलिए हम उन्हें एक्स प्लेट कहते हैं। वैसे एक्स प्लेट्स वर्टिकल हैं, यूँ हैं, लेकिन उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम उन्हें एक्स प्लेट्स कहते हैं। वाई प्लेट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, लेकिन उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन की होती है वर्टिकल, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, वाई प्लेट्स। ठीक है, अगर दोनों प्लेट्स ना होती तो इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल सीधी जाकर टकरानी थी, हम सिर्फ एक नुक्ता मिलना था, स्पॉट। लेकिन ये एक्स और वाई प्लेट्स हम यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम के लिए, जिसकी मदद से हमारे पास वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, अब वेव फॉर्म कैसे बनती है इसको मैं डिस्कस करता हूँ। अब CRO में वेव फॉर्म कैसे बनेगी, ये जिस पेज पे डायग्राम बनी है ना, उसके आखिरी पैराग्राफ में 3-4 लाइनें जो हैं वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के हवाले से हैं। उसके बाद वेव फॉर्म बाय CRO कैसे बनती है वो डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये बता रहा है कि CRO में एक्स प्लेट्स को हम जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ना, वो सर्किट जो एक्स प्लेट को सिग्नल प्रोवाइड करता है उसका नाम होता है टाइम बेस्ड जनरेटर, इसे हम स्वीप भी कहते हैं। और ये सर्किट जो होता है ये CRO के अंदर बिल्ट इन होते हैं। इसको टाइम बेस्ड जनरेटर क्यों कहते हैं, कि ये सिग्नल जनरेट करते हैं जो टाइम के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड हम वेरी कर सकते हैं। स्वीप क्यों कहते हैं अभी आइडिया हो जाएगा। अब जो एक्स प्लेट्स को सिग्नल प्रोवाइड करता है सर्किट, जिसका नाम टाइम बेस्ड जनरेटर है, वो सिग्नल जो होता है उसको हम कहते हैं सॉ टूथ सिग्नल, आरी के दांत के जैसा सिग्नल। और सॉ टूथ सिग्नल की ये प्रॉपर्टी है कि इसकी वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करती है, फिर सडनली फॉल होकर ज़ीरो हो जाती है, फिर इंक्रीज, फिर सडन फॉल होकर ज़ीरो। तो वैल्यू ज़ीरो से मैक्सिमम होने के बाद जब सडन फॉल होकर ज़ीरो होने में जो टाइम लगता है इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सॉ टूथ सिग्नल। अब हम जब ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एक्स प्लेट को, तो हमारे पास जो स्पॉट है वो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली। जो जो सिग्नल की वैल्यू बढ़ती जा रही है डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। जब ये पीक वैल्यू पे जाएगा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, जब ये वापस ज़ीरो पे आएगा स्पॉट इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। अब आपको ही पता होना चाहिए बुक पे ये वाला सिग्नल बना हुआ है, एक्चुअली सॉ टूथ सिग्नल जो CRO में इस्तेमाल होता है वो इस तरह का होता है कि जो सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में, डिफ्लेक्शन फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पे, और जब हमारे पास सॉ टूथ सिग्नल की वैल्यू नेगेटिव पीक पे जाएगी तो डिफ्लेक्शन किधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड पे। फिर दोबारा जब ये ज़ीरो की तरफ जाएगा तो स्पॉट वापस आता जाएगा। यानी जो जो सिग्नल हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो स्पॉट क्या शो करता रहेगा, डिफ्लेक्शन। अगर ये वाला सिग्नल खाली दें हम तो स्पॉट सेंटर से इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ पे, इस तरफ तो जाएगा ही नहीं। इस तरफ कब जाएगा, जब ये वाला सिग्नल देंगे। आप चाहे बना ही देना डायग्राम में बुक पे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली ये वाला सिग्नल होता है। और यहाँ पे इतनी जल्दी ऑसिलेट करता है स्पॉट कि हमें हर वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन ही नज़र आती है ऑन दी स्क्रीन।
ठीक है। तो वेव फॉर्म में पहले आपको ये बताना है एक्सप्लेट को हम जो सिग्नल देते हैं वो CRO के अंदर जो सर्किट है वही प्रोवाइड करता है। अब वो सिग्नल जिसको हमने अपलोड करना होता है CRO की स्क्रीन पे, वो सिग्नल हम वाइब्रेट्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइनोसॉइडल सिग्नल को अपलोड करना चाहता हूँ, साइन वेव को, तो मैं साइन वेव वाला सिग्नल किसको प्रोवाइड करूँगा? वाइब्रेट्स को। अगर मैं साइन वेव जो सिग्नल है सिंपल वाइब्रेट को बस दे दूँ, एक्स प्लेट को कुछ भी प्रोवाइड ना करूँ, तो मुझे एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगी स्पॉट की, तो इतनी स्पीड से होगी हमें एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं वाई प्लेट और एक्स प्लेट दोनों को सिग्नल साइमल्टेनियसली दे दूंगा, तो हमारे पास जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ना, उसको एक्स प्लेट का सिग्नल क्या कर देगा? हॉरिजॉन्टली स्वीप कर देगा, धकेल देगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो सिग्नल जो हमने वाई प्लेट पर दिया वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जिसने आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक स्प्रिंग के साथ आपकी पेन पॉइंटर अटैच कर दो और पीछे कागज़ को हरकत करवाना शुरू कर दो तो ऊपर वेव बन जाती है। इस तरह एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रही है, अगर आप उसको स्वीप करवा दो यूजिंग एक्स प्लेट सिग्नल, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जब स्प्रेड करती है ना, तो इन दी फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल ट्रेस वो बनेगी ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, क्लियर। तो अगले पेज पे इस टॉपिक के आखिरी यूज से पहले आखिरी पैराग्राफ की 3-4 लाइनों तक उसने ये वेव फॉर्म के बारे में डिस्कशन की हुई है। इसे आप पढ़ना बहुत ईजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड पे आपने सिंक्रोनाइजेशन बताना है, आखिरी पैराग्राफ की 2-3 लाइनें छोड़ के। सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने सिग्नल को रोकना होता है। आप देखें ना कि अगर हम सिग्नल है बड़ी स्पीड से मूव कर रहा होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल बड़ी स्पीड से होती है, तो हमने सिग्नल को सिंक्रोनाइज यानी रोकना है। रोकेंगे तो हमें इसकी पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का पता चला सकते हैं। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सार टू सिग्नल का टाइम पीरियड इक्वल टू रखते हैं साइनोसॉइडल सिग्नल, या सम मल्टीपल रखते हैं, यानी यहाँ एक दूसरे का कुछ मल्टीपल रखते हैं, ताकि सिग्नल को हम क्या कर लें, सिंक्रोनाइज कर लें, स्टेशनरी कर लें। फिर ही हम स्टडी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सार टू सिग्नल इक्वल टू, इससे पहले बता देना कि इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द सिग्नल वी टाइम पीरियड ऑफ सार टू सिग्नल शुड बी इक्वल टू साइनोसॉइडल सिग्नल या सिग्नल ऑन दी वाई प्लेट्स, या एक दूसरे का सम मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब यूज़ ऑफ CRO मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, और अगला टॉपिक भी। आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।